So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in banking sector. I hope students कि हमारे दोनों channels आप enjoy कर रहे हैं, PD classes और interview guide. होप RRB PO के बहुत से वीडियोस आपको सपोर्ट दे रहे हैं. सो मिस्टर साहिल वेलकम. थैंक यू सर. यहाँ पर एकता है, शी इज एन MBA गोइंग इन बैंकिंग सेक्टर. नेक्स्ट वी हैव शिवम, ही इज आल्सो गोइंग इन बैंकिंग सेक्टर. और ये भी आपकी तरह ही तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू के बहुत से क्वेश्चंस आज आपसे पूछने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बैंकों में सामान्यतः कौन कौन से डिपॉजिट अकाउंट खोले जाते हैं? सर बैंकों में मेनली 4 प्रकार के अकाउंट्स खोले जाते हैं, जो कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, FD अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट्स होते हैं. और सेविंग्स अकाउंट जो होते हैं ये मेनली सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं और ये आम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खोले जाते हैं. और जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं इन पर कई बैंकों के द्वारा मिनिमम जो डिपॉजिट होता है उनकी लिमिट रखी जाती है और कई बैंक जो होते हैं वो जीरो बैलेंस पर भी इन्हें खोल देते हैं. बहुत से नए क्वेश्चंस पूछूंगा, तैयार हो? यस सर. कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है? सर कोलेटरल सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी होती है जब बैंक हमें कोई लोन देता है तो उसके अगेंस्ट में हमें कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है. और इसे ही हम कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं. इंटरनेट बैंकिंग से आप क्या समझते हैं? सर इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग ये सारी टर्म्स एक ही हैं. ये इसके अकॉर्डिंग सर बैंक एक वेबसाइट, सिक्योर्ड वेबसाइट हमें प्रोवाइड करवाता है जिसके तहत कि इस पर जाकर हम अपनी ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं और जो पैसा है वो हमारे अकाउंट से कट जाता है. रिटेल बैंकिंग क्या वर्ड है, बताइए अच्छे से. सर रिटेल बैंकिंग ऐसी वित्तीय सेवाएं हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर ये सेवाएं बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं. फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, कंज्यूमर लोन्स एटसेट्रा, ये सभी रिटेल बैंकिंग की एग्जांपल्स हैं. चलिए मैं शिवम को जानता हूँ. शिवम, आप भी RRB PO के लिए ट्राई करें तो प्लीज़ आप बहुत से अबंडेंट ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. यस सर. साहिल. यस सर. आपने अभी क्रेडिट कार्ड का नाम लिया और डेबिट कार्ड का नाम लिया. यस सर. मैं जानना चाहूँगा कि डेबिट कार्ड पे जो नंबर होता है उसमें कितने वैल्यू होते हैं? सर डेबिट कार्ड पे 12 वैल्यू. ओके. एंड CVV कितने? CVV 3. और क्या इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर? सर उसके अलावा उसके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है और वैलिडिटी होती है कार्ड्स की. ओके. एंड क्रेडिट कार्ड पे? क्रेडिट कार्ड पे भी 12 सर. तो मेजर डिफरेंस क्या होता है इनके अंदर? सर क्रेडिट कार्ड ऐसे कार्ड्स होते हैं जिस पर कि बैंक हमारी तरफ से पहले पे कर देता है और उसके बाद में हमें बैंक को इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है. और जो डेबिट कार्ड्स होते हैं उस पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अपनी डेली बेसिस पे जो हमारे अकाउंट में होते हैं वो हम अपने अकाउंट्स में से ले लेते हैं और बैंक उसमें से काट लेता है. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने सुना है? यस सर. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC. ओके. IMF और वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंस है? सर IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो भी वाशिंगटन DC में ही है. और इसकी स्थापना सर 1945 में की गई थी और जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना वो 1994 में की गई थी. और डिफरेंस क्या है? सर आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए IMF का मेंबर बनना जरूरी है? नो सॉरी सर, आई डोंट नो दिस आंसर. ओके. चलिए अब मैं चांस देता हूँ एकता को. एकता, हैव योर क्वेश्चंस प्लीज. सर नेशनलाइज्ड बैंक और प्राइवेट बैंकों में क्या अंतर है? मैम नेशनलाइज्ड बैंक जो होते हैं वो मेनली सरकार के द्वारा एक्वायर किए होते हैं और उसमें जो 50% से ज़्यादा शेयर होता है वो गवर्नमेंट का होता है. और जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं उनमें जो शेयर होता है वो गवर्नमेंट का 50% से कम होता है. और जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं उन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में सरकारी बैंक भी बोलते हैं. क्या आप SLR जानते हो? यस मैम SLR जो होती है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और ये नेट डिमांड्स और टाइम लायबिलिटीज़ के तहत मैम जो इसके चल निधि होती है जो उसको रिजर्व रखना होता है इसके तहत RBI के द्वारा. ठीक है. और RBI के बारे में बताइए आप. मैम RBI की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1934 RBI एक्ट के तहत किया गया था. और जो RBI है ये सभी बैंकों का जो सरदार है एक तरह से बना दिया गया था 1949 में बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. और इस मेन फंक्शन क्या है RBI का? सर जो RBI के मेन फंक्शंस है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करना, कैश को इशू करना और इसके अलावा बैंकर्स बैंक भी है. मॉनेटरी पॉलिसी आपने बोला. यस सर. तो क्या एक ही पॉलिसी है इस तरीके की जिसमें हम अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हैं, कुछ और पॉलिसीज भी होती है? नहीं सर, इसमें फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट लागू करती है. यस सर. ओके.
CRAR से आप क्या समझते हैं? सर CRAR या CAR यानी कि बात है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का मतलब है बैंकों को एक अमाउंट जो होती है वो अपने पास मेंटेन करनी होती है, ओके। जिसके तहत कि वो यदि कोई कभी बैंक के ऊपर रिस्क आए या फिर कोई लोन बढ़ जाए तो उस स्थिति में ये जो अमाउंट को यूज़ करके बैंक को बचाया जा सके। और फॉरेन में मेनली सर इसकी जो लिमिट है वो 8% मेंटेन करनी होती है बैंकों को, Right. लेकिन जो भारत में है वो 9% रखी गई है इसकी वैल्यू। क्या आप ये बता सकते हो कि चेक और ड्राफ्ट में मेजर डिफरेंस क्या होता है? सर जो चेक होता है इसके लिए बैंक में अकाउंट खुलवाना ज़रूरी होता है, लेकिन ड्राफ्ट हम किसी भी बैंक में जाकर पहले बिल्कुल, पैसे देकर बहुत बढ़िया। और जो ड्राफ्ट है इशू करवा चलिए सकते मिस्टर हैं। शिवम, हैव योर क्वेश्चन। सर अभी आपने नाम लिया CRR, यस सर। तो इसके भी करंट रेट क्या चल रही है इंडिया में? सर CRR हाँ। 3%, एंड SLR, SLR 18% है, रेपो रेट, 4% सर, रिवर्स रेपो, 3.35%, MSF, सर MSF 4.25%, बैंक रेट। 4.25% सर। ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? सर मैं अबोहर से बिलोंग करता हूँ। अबोहर, यस सर। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? सर अबोहर फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में आता है। फाजिल्का के बारे में कुछ बताइए। सर फाजिल्का बेसिकली सर पहले एक डिस्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन 2012 में इसे पंजाब का 22वां ज़िला बना दिया गया और इसके अंतर्गत सर 3 तहसील आती हैं, फाजिल्का, अबोहर और जलालाबाद। और इसकी जो सब तहसील्स हैं वो हैं खुनिया सरवर, अरनीवाला और सीतोगुन्नो। और फाजिल्का की एक जो सर खूबी बताऊं तो उसके पास एक टावर है जो कि हमारे भारत का दूसरा सबसे ऊंचा टावर है और वर्ल्ड का 44th हाईएस्ट टावर है सर। GDP से आप क्या समझते हैं? सर GDP इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Yes. और इसके अगर हम GDP को डिफाइन करें तो एक कंट्री के अंदर और उसकी बाउंड्री के अंदर हम कह सकते हैं जितनी भी सर एक साल के अंदर चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसे हम GDP कहते हैं। ओके, और सेबी के बारे में कुछ बताइए। सर सेबीज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी सर इस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुई थी, लेकिन उस समय यह एक नॉन स्टैचुरी बॉडी होता था और उसके बाद में सर 1992 में इसको एक स्टैचुरी बॉडी बना दिया गया बाय सेबी एक्ट 1992। एक्सिम बैंक के बारे में आप क्या जानते हैं? सर एक्सिम बैंक इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एकता, एक्सिम बैंक के बारे में आप कुछ बता सकती हो? बताइए। Bank is a primary financial institution Okay. wholly controlled by government of India. बेसिकली इसका काम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के ऊपर ध्यान देने के लिए बैंक बनाया गया है ताकि जो एंटरप्राइजेज हैं, जो कंपनीज हैं इंडिया की, वो एक्सपोर्ट मतलब आसानी से कर पाए। जैसे उनको लैंडिंग, उनको जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाता है ताकि बोरोइंग के टाइम जब वो लोन वगैरह लेते हैं तो उसकी जो सब पॉलिसीज वो रेगुलेट करता है एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माई नॉलेज। प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में कुछ बताइए। सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ये RBI के तहत एक जो सेक्टर है, इस RBI इसे लोन देने के लिए बाध्य है। Okay. और RBI के जो टोटल लोन्स का 40% है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए हमेशा रिजर्व रखा जाता है। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत कुछ सेक्शंस आते हैं जैसे कि MSME, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउस लोन, और रिसेंटली सर लास्ट ईयर इसमें स्टार्टअप्स को भी ऐड किया गया है। ओके, Yes, आप सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में डिफरेंस बता सकते हैं? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस टॉपिक पे कर लेना, नो Yes, प्रॉब्लम। एनी मोर क्वेश्चन मिस्टर शिवम? नो सर। ओके, आपकी वीकनेस क्या है? सर मेरी वीकनेस यह है कि मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ अपनी करियर से। मैं अपने करियर को प्रेफरेंस देना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। ओके, मीन्स अब फैमिली मैटर्स पे बहुत कम आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो आप Yes, उसे sir. इंटरव्यूअर को पर्सनल मैटर्स पे बोल सकते हैं, फैमिली वर्ड ना यूज करें। Yes, sir. आप बोल सकते हैं सर मैं अपने पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा पीछे रखता हूँ और प्रोफेशनल करियर को हमेशा फ्रंट पे रखता हूँ, Yes, ज़्यादा sir. अच्छा लगेगा। Yes, sir. अच्छा, आपने बताया कि आप बहुत ही डिटरमिन्ड पर्सन हो, डेडिकेटेड हो, तो डेफिनेटली आप RRB में जा रहे हो, तो आपने RRB के बारे में भी कुछ किया होगा। Yes, sir. बताइए कुछ RRB के बारे में। सर RRB की इस्टेब्लिशमेंट 2 अक्टूबर 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा की गई थी और उस समय इसे ग्रामीण इलाकों और एग्रीकल्चर सेक्टर के उत्थान के लिए इसे स्थापित किया गया था। ओके, और इसे 20 शिवारमन कमेटी के द्वारा स्थापित किया गया था उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर। राइट। और जो RRBs हैं इनकी जो पहली ब्रांच थी वो प्रथम ग्रामीण बैंक मुरादाबाद यूपी में खोली गई थी। और जो RRB है इसकी सर ऑथराइज्ड कैपिटल जो फर्स्ट ब्रांच की थी वो 5 करोड़ थी।
और इनमें जो शेयर्स की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% शेयर होता है और स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो 35% होता है। और इसके अलावा स्पॉन्सर बैंक्स का 35% होता है और जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है वो 15% होता है। यस सर। आपने सरफासी एक्ट का नाम सुना है? यस सर। ये कब लागू होता है? सर सरफासी एक्ट 2002 में लागू किया गया था और ये एनपीएस पे लागू होता सॉरी है? सर, यस इसकी फुल फॉर्म बताइए। सर सरफासी एक्ट द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इन्फोर्समेंट एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट रेट Yes, एक्ट। sir. ओके, Thank you, चलिए sir. आप इस टॉपिक को अच्छे से करिएगा क्योंकि बहुत से बार इंटरव्यू में आपसे एनपीएस के बारे में पूछा जाता है। यस सर। अदर देन दैट आपने जितने क्वेश्चंस बताए हैं अच्छा है। आपने जो पिछली बार इंटरव्यू दिया था और अब की बार दिया था, तो अब की बार में मैंने नोटिस किया है कि आपकी बैंकिंग टर्म्स में काफ़ी कमांड बनी है। Thank तो you, मैं sir. चाहता हूँ इस कमांड को आप बरकरार रखिए और ज़्यादा अच्छी कीजिए। ओके, आपकी फ्रेंड परमजीत भी हमारी स्टूडेंट रही हुई है Yes, और sir. इस समय वो आरआरबी में पी हुई है, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा और आप भी चाहते हैं कि आप भी उसी पोस्ट पर जल्दी से जल्दी अपने आप को देखें। Yes, sir. Isn't it? चलिए हमारी बेस्ट विशेष लीजिए आप। Keep it Thank up. you, sir. बहुत बढ़िया।